बैकग्राउंड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. तो अगर हम हिस्ट्री को इसको देख रही हैं कि कहाँ से जो थ्योरीज है वो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है और अब ये जो भी इसके पर्सपेक्टिव है, अब क्या उसके बारे में जो मतलब जो मॉडर्न थ्योरिस्ट है अब उनकी क्या राय है. तो अगर हम हिस्ट्री को इसको देख रही हैं तो सबसे पहले ये इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज़ द कि ये शुरू हो रही है सुपर नेचुरल पार्ट से. सुपर नेचुरल थ्योरी का मतलब क्या है कि जो मतलब जितने भी ये मेंटल इलनेस है ये कैसे शुरू हुई है कि जब किसी पर्सन के अंदर किसी भूत प्रेत का, किसी शैतान का, विचेस का वो पजेस कर लेती उसकी बॉडी को, तो उसके अंदर वो पर्सन किसी ना किसी मेंटल इलनेस से वो सफ़र कर रहा है. अब ट्रेजेडी ये है कि ये जो सुपर नेचुरल थ्योरी ना जो एशियन टाइम की थी ये अभी भी प्रेवलेंट है और एनसीईआरटी भी इस चीज़ को बोल रही है दैट वन एशियन थ्योरी दैट इज स्टिल एनकाउंटर्ड टुडे होल्ड्स दैट एबनॉर्मल बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स एंड मैजिकल फोर्सेस. तो अगर हम ये सोचें कि ये हम एशियंट टाइम की बात कर रही हैं, अब ये नहीं है, देन वी आर रॉन्ग. उस टाइम में क्या होता था कि जो एक्सॉर्सिज्म इट वाज प्रेवलेंट. तो एक्सॉर्सिज्म का मतलब क्या है कि जितनी भी जो इविल्स हैं जो किसी पर्सन के अंदर रह रही हैं तो उसको कैसे वो निकालते थे, वो उनको काउंटर मैजिक के थ्रू निकालते थे, प्रेयर्स के थ्रू निकालते थे, जो अभी भी है. अभी भी इंडियन सोसाइटी या वेस्टर्न सोसाइटी में जितनी भी आप देख लो कि अभी ये चीज़ें हो रही हैं. तो इसमें क्या होता था कि जो ओझा जिसको हम मेडिसिन मैन या शमन बोल देते हैं ना, तो वो एक पर्सन है जो मीडिएटर का काम करता है. अब किसी में वो मीडिएटर का काम कर रहा है, वो मीडिएटर का काम कर रहा है जितनी भी ये आपकी स्पिरिट्स हैं और जो पर्सन है, और उन दोनों के बीच में ये एक मीडिएटर का काम कर रहा है. और जो ये शमन है ना, अब ये क्या करता है कि एन अफ्लिक्टेड पर्सन वो अब इसके थ्रू देखता है या उसके जो भी उसके आसपास वाले हैं वो कम्युनिकेट करते हैं जितने भी ये स्पिरिट्स हैं थ्रू द शमन, राइट. तो जो अब आप ये देखो कि जितने भी ये ओझा है या जितने भी ये ऐसे लोग हैं, इन लोगों की कितनी इम्पोर्टेंस है उन लोगों में जो अभी भी सुपर नेचुरल पावर्स में बिलीव करते हैं. उसके बाद उसके बाद जो आपका आ रहा है दैट इज़ द बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच. ये एक रेकरिंग थीम है जो अब नॉर्मल साइकोलॉजी में जो आ रहा है. रेकरिंग का मतलब क्या होता है, जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि कोई भी पर्सपेक्टिव आ जाए उसके बाद कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिक अप्रोच है ये दोबारा से आ रही है. अब ये अप्रोच क्या कहती है दैट belief that individuals behave strangely because their bodies and their brains are not working properly. कि जो मतलब जो आपका दिमाग है वो कोई और रीज़न दे रहा है, जो आपका दिल है वो कुछ और उसके इमोशंस हैं, दोनों में जब कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जब दोनों में कन्फ्लिक्ट है, दैट इज़ नोन एज द रीज़न ऑफ एनी मेंटल इलनेस. कि जब उसमें आपस में ही एक कन्फ्लिक्ट है इमोशन एंड रीज़न में, दैट इज़ द बायोलॉजिकल अप्रोच. अब अगर हम इसमें देखते हैं मॉडर्न जो हमारा एरा, इसके एविडेंस क्या है कि जो साइंटिस्ट हैं, जो आपने पढ़ा होगा +1 में कि न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे हेल्थ में काम करते हैं, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं जो हमारे, तो अब उन्होंने क्या मतलब एविडेंसेस फाउंड किए हैं कि बॉडी एंड ब्रेन प्रोसेसेस आर लिंक्ड टू मेनी टाइप ऑफ मैलअडैप्टिव बिहेवियर. ब्रेन इमेजिंग के थ्रू, जेनेटिक रिसर्च के थ्रू, केमिकल स्टडीज़ के थ्रू दे हैव जस्ट फाउंड इट आउट. एंड आगे भी आप देखोगे जब आप उस पर करोगे कॉजेज़ के ऊपर, जब आप फैक्टर्स के ऊपर जाओगे कि डोपामाइन अगर लो है तो उसका क्या इम्पैक्ट है बॉडी के ऊपर, सेरोटोनिन अगर लो है तो उसका क्या इम्पैक्ट है. तो ये सब चीज़ें हैं जो लिंक करती हैं मेंटल इलनेस और जो हमारी बायो है, राइट. तो ये चीज़ हमारी बार बार रिपीट हो रही है हिस्ट्री में. अब उसके बाद है देन कम्स टू द साइकोलॉजिकल अप्रोच. अब जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है, अब ये क्या कह रही है कि जो भी कोई प्रॉब्लम है ये क्यों होती है किसी भी पर्सन में, जब हम कैसे सोच रही हैं,
कैसे फील कर रहे हैं और किस ढंग से हम परसीव कर रहे हैं, ठीक है। जब तीनों में प्रॉब्लम है, मतलब अब इस चीज़ का मतलब क्या है? कैन एनीवन प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स दैट व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि थिंकिंग, फीलिंग और परसेप्शन में हाउ डू दे जस्ट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द मेंटल इलनेस? आपके थॉट्स का, आपकी फीलिंग का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका एक। जैसे अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा कि आई एम टोटली यूजलेस, आई विल नेवर सक्सीड। अब ये क्या चीज़ है? ये थॉट है ना, ये थिंकिंग है ना, ये नेगेटिव है। जितना कोई पर्सन नेगेटिव सोचेगा इट मे लीड टू डिप्रेशन। अब फीलिंग, जैसे पर्सन कैन एक्सपीरियंस एक्सेसिव फियर एंड एंग्जाइटी इन एवरीडे सिचुएशन। कहीं बाहर जाना तब एंग्जाइटी है, घर में है तब एंग्जाइटी है, नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, इट मे लीड टू एनी काइंड ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अब उसके बाद इन्होंने लिखा है कि परसेप्शन में भी जब प्रॉब्लम आ जाती है। अब जब कोई पर्सन बिलीव करता है दैट एवरीवन इज क्रिटिसाइजिंग और लाफिंग एट देम इवन व्हेन इट इज नॉट ट्रू, तो दिस इज द डिस्टॉर्टेड परसेप्शन है जो क्रिएट करती है डिस्ट्रेस को, सोशल विड्रॉल को। तो जो हमारी साइकोलॉजिकल अप्रोच है ये यही चीज़ कह रही है कि जब थिंकिंग, फीलिंग और परसेप्शन में, परसीव करने में जब इनएडिक्वेसी होती है देन इट लीड्स टू द मेंटल इलनेस। अब इसमें जो और भी ज़्यादा जो इसमें काम किया है दैट इज़ द वेस्टर्न वर्ल्ड में फिलोसफर्स हुए हैं, हिपोक्रेटिस, सॉक्रेट्स हैं, प्लेटो हैं। ये स्टूडेंट्स आपने नेम्स बहुत ये इंपॉर्टेंट हैं एंड यू नीड टू जस्ट लर्न दीज नेम्स, यू कैन नॉट मिस दीज नेम्स। आप ये नहीं कर सकते कि चलो कोई बात नहीं, नाम हम भूल जाते हैं, हम नहीं लिखेंगे। नो, यू नीड टू जस्ट मेमोराइज दीज नेम्स एज दीज होल्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। सो सबसे पहले जो नेम आ रहा है दैट इज जो प्लेटो ने ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच दी थी, और उन्होंने क्या बोला था कि जितने भी कोई भी आपका जो मेंटल इलनेस है, ये मेंटल इलनेस है, ये किसी विच क्राफ्ट या विच हंट की वजह से नहीं हो रही है, या जो कोई भूत चुड़ैल की वजह से नहीं हो रही है। क्यों हो रही है ये? जब इमोशन एंड रीजन में कन्फ्लिक्ट है। वेन एवर देयर इज एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन इमोशन एंड रीजन, फिर क्या होएगा? डिस्टर्ब्ड बिहेवियर। इट विल लीड टू द डिस्टर्ब्ड बिहेवियर। जब हम कई बार होता है ना कि हम गुस्सा करना नहीं चाहते हैं, फिर भी हम ना चाहते हुए भी किसी पर्सन के ऊपर गुस्सा करते हैं और सारा दिन हम डिस्टर्ब रहते हैं, सारा दिन टोटली हम एक डिस्ट्रेस वे में हम रहते हैं, हमें एक डिप्रेशन वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि नहीं मैंने ऐसा क्यों कर दिया। दैट इज़ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन इमोशन एंड रीज़न। अब उसके बाद आ रही है गैलन। अब गैलन ने क्या दिया था? 4 ह्यूमर्स। अकॉर्डिंग टू हिम कि जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, ये 4 एलिमेंट से बना हुआ है, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। जैसे जो हमारे जो रिलीजन है वो ये कहता है ना कि जो हमारी बॉडी है वो 5 तत्व से बनी हुई है। ऐसे ही जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो गैलन थे उन्होंने क्या बोला था कि जो हम है वो 4 एलिमेंट से बने हुए हैं। कौन से ये 4 एलिमेंट्स हैं? ये अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। और ये चारों एलिमेंट्स जो मिलके ना बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स बनाते हैं, ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लेज। और अब आप देखोगे, इफ यू जस्ट लुक एट द नोट्स, जो ब्लड है जो उन्होंने बोला था कि जो हर एक की पर्सन की बॉडी के अंदर होता है जी ह्यूमर्स, ब्लड डिपिक्ट करता है चीयरफुलनेस है, बंदे में बहुत ज़्यादा होपफुल है, ब्लैक बाइल है तो सैड है, सीरियस है, डिप्रेस्ड है, येलो बाइल है तो इरिटेबल है, हॉट टेम्पर्ड है, फ्लेज में है तो काम है, स्लो है, पीसफुल है। ये चारों फ्लूइड्स हैं वो किसी पर्सन में किसी रेशियो में होते हैं, किसी में ये भी हो सकता है कि कोई एक फ्लूइड बहुत ज़्यादा किसी पर्सन को डोमिनेट कर रहा है। अब जो भी चीज़ डोमिनेट कर रही है ऑब्वियसली पर्सन का टेम्परामेंट उस हिसाब का हो जाएगा। अब वैसे ही सेम इन आर इंडियन थॉट, जो हमारा इंडियन जो हमारी आप कह लो कि जो हमारे रिलीजियस जो हमारे टेक्स्ट हैं जैसे अथर्ववेद हैं, या जो आयुर्वेदा में भी त्रिदोषा का जो उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ, त्रिदोषा मीन्स वात, पित्त एंड कफ। ये आपने 2nd चैप्टर में भी पढ़ा होगा। तो जितने भी ये वात, पित्त एंड कफ है, जो त्रिदोषा है, जिसकी वजह से तीनों में अगर कोई एक बहुत ज़्यादा कोई डोमिनेट कर रहा है पर्सन को, तो फिर उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी में भी आ सकती है। जैसे वात इज रिलेटेड विद द एयर एंड मूवमेंट, पित्त इज रिलेटेड विद द हीट एंड मेटाबॉलिज्म, कफ इज रिलेटेड विद द वाटर एंड स्टेबिलिटी। अगर इनमें इम्बैलेंस है देन ऑब्वियसली
इट विल लीड टू एनी डिसऑर्डर। और ये कोई एंशियंट वाली नहीं बोल रही हैं, मतलब अगर उन्होंने थ्योरी दे दी है तो नो हम इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, नो, ये चीज़ अभी भी प्रेवलेंट है एंड दिस इज़ 100% ट्रू कि अगर त्रिदोषा की वजह से प्रॉब्लम्स अपनी जो बॉडी है ना उसमें आती हैं। अब उसके बाद अगर हम बात कर रही हैं, वी जस्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द मिडल एजेस। अब मिडल एजेस में क्या चीज़ थी? डेमोनोलॉजी एंड सुपरस्टिशन गेन रिन्यूड इम्पॉर्टेंस। अब यहाँ पे क्या चीज़ है? रिन्यूड। रिन्यूड मतलब पहले थी, ये नहीं है कि फिर वो अगर पहले थी तो वो पास्ट में है, नो, इट केम बैक, ये वापस आ गई और इसको हमने नेम दे दिया डेमोनोलॉजी का। लोगों ने दोबारा से बिलीव करना शुरू कर दिया कि जो भी हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर है ये इविल स्पिरिट्स, डेमन्स और विच क्राफ्ट की वजह से हो रहा है, जिसको उन्होंने डेमोनोलॉजी का नेम दे दिया, ठीक है। और जितने भी लोग जो भी मतलब मेंटली जिनको भी कोई प्रॉब्लम थी, इलनेस थी, और लोगों को क्या लगता था कि ये विच हंट्स मतलब है, मतलब देयर आर न्यूमरस इंस्टेंसेस ऑफ विच हंट, कि जितनी भी ये लोग हैं, जहाँ ज़्यादातर फीमेल्स, कि इनको जितनी भी पजेस्ट किया गया ईविल्स ने जो और विचेस ने, और वो क्या करते थे लोग कि उनको वो पनिश करते थे। समटाइम्स दे जस्ट वर किल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दे वर एक्यूज्ड ऑफ बीइंग विचेस। लोगों को लगता था कि इनकी बॉडी को पजेस किया हुआ विचेस ने, और विच हंट करके वो उनको मार देते थे, उनको किल कर देते थे। अब इसमें एक बहुत बड़ा एक नेम आ रहा है, वो किसका नेम आ रहा है? सेंट ऑगस्टीन। मिडल एजेस में सेंट ऑगस्टीन का नेम बहुत, इसमें एक तो ही इज़ वेरी रिनाउंड, आप कह लो कि ही वॉज द पर्सन हु लेड द ग्राउंड वर्क ऑफ द साइकोडायनेमिक थियरीज। अब उन्होंने क्या मतलब जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, एक उन्होंने एक ह्यूमैनिज्म, एक ह्यूमन व्यू उन्होंने डेवलप किया था, क्रिश्चियन स्पिरिट ऑफ चैरिटी, जिसने एनकरेज किया था काइंडनेस को, कंपैशन को, सिंपथी को, और केयर करनी है सफरिंग इंडिविजुअल्स की। उन्होंने क्या बोला था कि जो मेंटली जो इल पीपल है ना, वे इविल नहीं है, इनके अंदर कोई भी पजेसिवनेस नहीं है, किसी भी किसी भी कोई ऐसे कोई भूत चुड़ैल किसी भी चीज़ की नहीं, नो, यू आर रॉन्ग। ये तो बेचारे एक जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहा है इनके अंदर, ये वो लोग हैं, दे आर नॉट पजेस्ड पीपल। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है विच इज़ नॉट रिटन इन योर बुक, आई जस्ट टेल यू, कि इसी टाइम पे ना एक सेंट वाइटस डांस वॉज वेरी प्रेवलेंट। इसको हम डांसिंग प्लेग के नाम से भी जानते हैं। लोग क्या, उनको लगता था कि उनकी बॉडी ना पजेस हो गई है वुल्फ के थ्रू, एंड यू वोंट बिलीव कि वो तब तक डांस करते थे कई लोग जब तक वो एग्जॉस्ट होके, जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती थी। इमेजिन, पीपल यूज टू डांस इतनी एग्जॉशन के जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती है। दिस इज नोन एज अ सेंट वाइटस डांस। और अगर आप इसको गूगल भी कर सकते हो, ये डांसिंग प्लेग के नाम से भी लोग इसको जानते हैं। तो जो सेंट ऑगस्टीन थे, उन्होंने इन सब चीज़ों को क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला था कि जो उन्होंने आइडियाज़ दिए थे विच शिफ्टेड अटेंशन फ्रॉम डेमन्स टू साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस, और यही आइडियाज़ थे जिन्होंने एक फाउंडेशन की थी मॉडर्न साइकोडायनेमिक थ्योरी की। जितनी भी जो फ्रॉइड की थ्योरी है ना अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट की, जो इसका ग्राउंड वर्क है ना, वो सेंट ऑगस्टीन का ही दिया हुआ है। उन्होंने ही एक तरह से आप कह लो कि जिसको बोलते हैं नींव रखते हैं, तो ही जस्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइकोडायनेमिक थ्योरी, राइट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी कंसेप्ट, आप नीचे कमेंट्स में भी आप मेंशन कर सकती हो, राइट। आई कैन मेक अ वीडियो और शॉर्ट ऑन दैट टॉपिक। उसके बाद आ रहा है जी हमारा रेनेसां पीरियड। अब जो रेनेसां पीरियड है ये शुरू हो रहा है 14th और 17th सेंचुरी में। अब इसमें क्या था, इसमें एक नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस चैप्टर में नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको किसी तरह उनको रट्टा मारना पड़ेगा विद स्पेलिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, यू कैन नॉट फॉरगेट दीज नेम्स। अब रेनेसां पीरियड में क्या था, ह्यूमैनिज्म थी, क्यूरियोसिटी थी,
बिहेवियर के टुवर्ड्स के लोग ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं वो अगर एक पर्टिकुलर वे में अगर वो बिहेव कर रहे हैं तो वो क्यों ऐसा वो बिहेव कर रहे हैं। तो जॉन वियर थे, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने 2 चीज़ों के ऊपर एम्फेसिस किया था। कौन कौन सी चीज़ें थी? उन्होंने साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट ये बोला था कि जितने भी जो लोग हैं जो मेंटली इलनेस है, जिनको साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट होता है, इनके अंदर जो चलता ही रहता है। सेकेंडली, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जब डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं है, बचपन से ही हम कुछ ना कुछ सुनते ही आ रहे हैं पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से या अपने नेबर से, फ्रेंड्स के साथ हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं है। अब वही जो हमारी फाउंडेशन रखी गई है बचपन में, वही उसको ही हम साथ लेके चल रहे हैं बड़े होते तक, तन ऑब्वियसली जो हमारा एक जो मेंटल हेल्थ है ना, दैट विल नॉट बी अ साउंड मेंटल हेल्थ, उसमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और उन्होंने क्या बोला था कि जो विचेज़ है ना, ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है, इनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बेस्ड होता है, उन्होंने क्या बोला था कि मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मतलब उनको एक रीज़न पता होना चाहिए कि अगर वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो क्यों कर रही हैं। उनको डॉक्टर की ज़रूरत है, उनको कंपैशन की ज़रूरत है, उनको हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। सो ही वॉज अ पायनियर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री। उन्होंने प्रमोट किया था ह्यूमन ट्रीटमेंट को। उन्होंने बोला था कि रिस्पेक्ट करो मेंटली इल इंडिविजुअल्स की, क्रूएलिटी को नहीं उन्होंने माना, उन्होंने अपोज किया था। उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ को, सुपरस्टिशन को उन्होंने अपोज किया था। एंड ही लेड द फाउंडेशन फॉर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। सो उसके बाद जो हमारा पीरियड आ रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज द एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट। 17th एंड 18th जो हमारा सेंचुरी है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट। और CBSE इसके बारे में काफ़ी कुछ मीन्स अभी रिसेंट ईयर्स में ना कोई क्वेश्चन इसके ऊपर आ ही जाता है, चाहे वो 1 मार्क में आ जाए, 2 मार्क्स में आ जाए, रीजन एंड एनलाइटनमेंट के ऊपर। अब इसमें क्या था कि जो साइंटिफिक मेथड थे उन्होंने रिप्लेस किया था किसको? फेथ एंड डॉगमा। अब डॉगमा क्या होता है कि जब हम ब्लाइंड फेथ करते हैं, ब्लाइंड फेथ किसके ऊपर करते हैं? बिलीव्स के ऊपर, ठीक है, दैट इज द डॉगमा। अब जो साइंटिफिक मेथड थे उन्होंने रिप्लेस कर दिया था, किसको रिप्लेस किया था? उन्होंने फेथ एंड डॉगमा को एज वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एबनॉर्मल बिहेवियर। अब इसमें और एक चीज क्या देखने वाली है कि जो लोगों की जो पहले थिंकिंग थी ना, इविल स्पिरिट्स है, विचक्राफ्ट है, रिलीजियस एक्सप्लेनेशन है, उसकी जगह पे अब क्या चीज आ गई थी? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। क्यों? टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स साइंटिफिकली। तभी तो हम इसको बोल रहे हैं ना रीजन एंड एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आपको किसी चीज के बारे में पता चलता है, when you get to know something, कि आपको किसी चीज़ के बारे में हम कहते हैं ना, क्वेश्चन आता है कि थ्रू द लाइट ऑन दिस पॉइंट, आपको पता चलता है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, what was the reason why this happened। so observation, experimentation और scientific investigation के थ्रू हमने अंडरस्टैंड किया किस चीज़ को? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को साइंटिफिकली, राइट। अब फिर रिफॉर्म मूवमेंट। अब रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में सुधार करना। अब हमने सुधार किस में किया था? रिफॉर्म हम किस में लेके आए हैं कि जितने भी जो आपके पहले मतलब जैसे हम उनको ट्रीट करते थे, उसकी जगह पे हमने क्या दिखाया? कंपैशन दिखाया। हमने उनको ऊपर शो किया कि उनको दूर रखने की ज़रूरत नहीं है, उनको एक कंपैशन की ज़रूरत है, उनको आपकी सिंपैथी की ज़रूरत है। जो लोग इनसे वो सफ़र कर रही हैं मेंटल इलनेस से, और ये इस चीज़ के लिए ना यूरोप और अमेरिका में ना यू में से कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रिफॉर्म्स आए थे। जाइलम्स को वहाँ पे इनिशिएट किया गया था, मतलब जाइलम्स जो मतलब आप कह लो कि मेंटल, एक तरह से मेंटल हॉस्पिटल जो होते हैं उनको वहाँ पे खोला गया था रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर। अब एक और चीज़ क्या थी, इनके जो गोल क्या थे रिफॉर्म मूवमेंट के, कि ह्यूमेन ट्रीटमेंट देना है, बेटर लिविंग कंडीशंस देनी है, जितने भी ये पेशेंट्स हैं उनको एक रिस्पेक्ट देनी है, उनको एक डिग्निटी देनी है, उनको एक प्रॉपर केयर एंड ट्रीटमेंट देना है। अब जाइलम, अब अगर हम बात करें कि जाइलम होता क्या है, जाइलम एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम एक मेंटली इल पीपल को रखते हैं,
राइट, जैसे मेंटल हॉस्पिटल मैंने आपको पहले बताया ना। अब रिफॉर्म मूवमेंट के पहले क्या करते थे, जो पेशेंट्स को ना चेन से बांध के रखते थे, पुअर लिविंग कंडीशन थी, बड़ा हार्शली उनको ट्रीट करते थे। अब इस मूवमेंट में जो यूरोप और अमेरिका में था, इन्होंने क्या बोला कि पेशेंट्स को बेटर फैसिलिटीज दो, काइंड एंड ह्यूमेन ट्रीटमेंट दो, उनकी रिकवरी, उसके फोकस करो किसके ऊपर, रिकवरी और केयर के ऊपर। अब एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। अब ये क्या टर्म है, इसका मतलब क्या आता है कि जितने भी जो मेंटली इल जो इंडिविजुअल्स हैं, जो रिकवर कर चुके हैं, उनको इन इंस्टीट्यूशन से निकाल के उनको किसी कम्युनिटी बेस्ड केयर में या उनको घर में लोग वापस लेके जाएं। अब लोग क्या करते थे, जब इनके साथ एक स्टिग्मा अटैच हो जाता था ना कि हाँ जी इनका कोई फैमिली मेंबर मेंटली इल है, तो उनको वो घर में वापस नहीं लेके आते थे, वो ज्यादातर उनको वहीं पे रखते थे। उसका फिर क्या होता था, असर क्या बढ़ता था, बट ऑब्वियसली जस्ट एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी फिजिकल अगर आप इलनेस से सफर कर रहे हो, हॉस्पिटलाइज्ड हो, 4-5 दिन के बाद हमारे साथ भी ऐसा ही होता ना कि यार प्लीज अब हमें ले जाओ, डॉक्टर आता है, सिस्टर आती है, हम यही पूछते हैं ना कि हमें छुट्टी कब होएगी, वी वांट टू गो टू होम। सेम विद देम, जब उन्होंने रिकवर कर लिया, दे वांटेड टू गो बैक टू देयर होम्स, बट लोग चाहते ही नहीं थे। उनको ये लगता था कि ये इनके साथ एक स्टिग्मा अटैच है, अगर हम इनको अपने घर लेके जाएंगे, पीपल कैन मेक फन ऑफ अस। तो इसमें फिर क्या था, उनको बोला गया कि जितने भी ये लार्ज मेंटल इंस्टीट्यूशन है, इनको वापस आप कम्युनिटी केयर में लेके जाओ, फैमिली एंड सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है, इनको भी सोसाइटी में री इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। तो फिर किस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज किया गया था, कम्युनिटी केयर, सोशल सपोर्ट, रिहैबिलिटेशन एंड इंडिपेंडेंट लिविंग, इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने एम्फेसाइज किया था। अब उसके बाद जो हमारी लास्ट अप्रोच है, ये तीनों को कन्वर्ज कर देती है। जब तीनों को ये कन्वर्ज करेगी तो ऑब्वियसली इसका नाम फिर क्यों पड़ गया, ये इंटरेक्शनल अप्रोच। अब इंटरेक्शनल अप्रोच में कौन कौन सी हमारी तीनों अप्रोचेज आ रही हैं, बताओ, बायो साइको सोशल अप्रोच, तीनों में ये चीज आ रही है। अब क्यों आ रही है ये तीनों में ये चीज, बायो साइको सोशल अप्रोच, क्योंकि ये तीनों को ये कन्वर्ज कर रही है ये अप्रोच। ये अप्रोच क्या कह रही है, व्हाट इज दिस अप्रोच बेस्ड अपॉन, कि जो भी हमारी मेंटल इलनेस है ना, ये इन तीनों की वजह से, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसमें इंपॉर्टेंट एंड सोशल फैक्टर्स भी इसमें हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बायोलॉजिकल का हमने पहले पढ़ा था ना कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या चीज़ें हैं, ये हमारी जो अफेक्ट करते हैं ब्रेन की फंक्शनिंग को, बॉडी प्रोसेसेस को, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में अपनी कंट्रीब्यूशन देती हैं। सेम विद द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, थॉट्स है, इमोशंस है, परसेप्शंस है, कोपिंग स्टाइल्स है, पास्ट एक्सपीरियंसेस है, एंड दिस इज योर सोशल, जो आपका फैमिली, कल्चर, रिलेशनशिप, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, ये आपकी क्या चीज़ में आपकी कंट्रीब्यूट कर रही है, आपका जो सोशल अप्रोच है। अब वो आजकल के जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, अब वो इस चीज़ को मानते हैं कि जो भी मेंटल इलनेस है, दिस इज़ नॉट ड्यू टू जस्ट वन फैक्टर, ये इन तीनों की वजह से है। ये तीनों जो फैक्टर्स हैं ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल जो आपके हैं, ये अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करते हैं, किसमें, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में। सो विद दिस वी हैव डन विद द हिस्टोरिकल पार्ट, एंड नाउ विल